हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 1C की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमारी एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये, यदि ए स्क्वायर बी से विभाजित है तो ए भी बी से विभाजित होगा। ठीक है। यदि हमारे पास कोई ऐसा है कि कोई संख्या है जिसका वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। जैसे मैं बात करूं कि 6 का वर्ग कितना होता है? हमारा 36 होता है। अब 36 अगर मेरी 36 कितने से विभाजित होगी? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 12 से, फिर 18 से और 36 से। लेकिन इसमें हमें देखना ये होगा कि इसमें केवल अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है हमारी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से ही विभाजित होगा ये। तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से बड़ी अभाज्य संख्या होती है हमारी। 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। 6 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 12, 18, 36 ये सब हमारी क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। तो हमारी अब संख्या बची कौन सी? यहाँ पे हमारी ये अभाज्य संख्या कौन सी बची? 2 और 3। तो 2 और 3, तो ये 6 है हमारा, वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, और 36 भी हमारा 2 और 3 से विभाजित हो जाता है। तो ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय केवल और केवल अभाज्य संख्याओं में ही काम करती है कि यदि ए स्क्वायर बी से विभाजित है तो ए भी बी से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 परमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए 3√3 हमारी एक परमेय संख्या नहीं है। 3√3 परमेय संख्या नहीं है। कभी कभी वो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए 3√3 अपरमेय संख्या है। परमेय नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो अपरमेय होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो हम इसको मान के चल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा माना 3√3 एक परमेय संख्या है। माना 3√3 एक हमारी परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या हमारी कैसी होती है? पी/क्यू के रूप में होती है। तो हम इसके तो सब मानेंगे, तथा परमेय संख्या तथा ए और बी ऐसा रहने दो। तब 3√3 कितना हो जाएगा हमारा? a/b। क्यों? क्योंकि हमारी जो परमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे जहां a और b में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां ए और बी में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर ये हमारी परमेय संख्या है तो इन दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या हम ऐसे बोल दें कि इन दोनों में केवल एक HCF आना चाहिए। अगर हम ए और बी का HCF निकालें तो केवल कितना आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यही ले रहे हैं 3√3 बराबर ए/बी। तो यहाँ पे 3√3 के गुणा में है
तो इधर किस में पहुंचेंगे भाग में, तो √3 बराबर a/3b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब क्या होगा, √3 का वर्ग बराबर a/3b का वर्ग। √3 का मतलब 3, a²/9b²। ठीक है, यहाँ से मैं क्या चुना कर लेता हूँ, तो a² वाला कितने में होगा 1 में, तो a² बराबर 9 × 27 b²। ठीक है, अब इस चीज को समझो, a² बराबर 27 b²। इसका मतलब ये है कि जो a² है, a² में कितना भाग चला जाएगा, 27 का भाग जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि a² कितने से विभाजित है, 27 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a² 27 से विभाजित है, तब a भी 27 से विभाजित होगा। अभी मैंने प्रमेय बताई थी कि यदि a² b से विभाजित है तो a भी b से विभाजित होगा। तो यदि a² 27 से विभाजित है तो a भी b से 27 से विभाजित होगा। अच्छा चलो दे देते हैं होता कैसे है ये। जैसे मैंने कहीं लिखा a² बराबर 5b²। ठीक है, तो ये गुणा में इधर किसमें पहुंचेंगे, भाग में पहुंचेंगे। तो a² बराबर 5 और a²/5 = b²। अब अगर हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम a की वैल्यू कुछ होगी, तो उसको हम यहाँ पे माने चल लेते हैं। a की वैल्यू ऐसी मानेंगे, a बराबर मान ले रहे हम कि चलो हमारे 10 है या 5 मान लो, a बराबर 5। तो यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25/5 बराबर b²। तो b² बराबर कितना हो गया हमारा 5। तो अगर b² की वैल्यू 5 है तो b² भी तो 5 से विभाजित है। तो हमारा a 5 से विभाजित है तो b भी कितने से विभाजित आ रहा है, हमारा 5 से आ रहा है। अगर a हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा तो b भी हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे a बराबर 10 रख के दे लेना, तो यहाँ पे b² की वैल्यू कुछ ऐसे निकलेगी जिसमें b में 5 का भाग चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। a भी 27 से विभाजित होगा तो हम a की कुछ वैल्यू मान के चल लेते हैं। तो a बराबर हम मान ले रहे हैं कितना 27c, और इसको देते समीकरण नंबर 1 और इसको पुट कर देते किसमें, फर्स्ट में। तो 27c² = 27b²। 27 का कितना होता है 729 बराबर 27b²। जो गुणा में इधर पहुंचेंगे भाग में बराबर b²। तो 27c² बराबर कितना हो गया हमारा b²। अच्छा अभी जो हमारा केस होना था इधर वो था a² बराबर 27b²। तो हमने बोला था कि a² 27 से विभाजित है, यहाँ पे बना है b² बराबर 27c²। तो यहाँ भी कह सकते हैं b² 27 से विभाजित है। तो यहाँ चूंकि b² 27 से विभाजित है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अतः या तब, अब ऊपर लिखना है इसके ऊपर, तब b भी 27 से विभाजित होगा। आ रहा है मतलब ठीक। अगर 20 को 27 से विभाजित तब b भी 27 से विभाजित होगा। अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमारा a भी 27 से विभाजित हो रहा है और b भी 27 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का HCF कितना हो गया हमारा 27 हो गया। और जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था a और b में एक के अलावा और कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। चलिए देंगे चूंकि a और b दोनों बस 27 से विभाजित हो रही हैं,
अतः हमें समीकरण x का विरोधाभास होता है। अतः हमारे समीकरण x का विरोधाभास होता है। अतः अगर ये हमारा विरोधाभास कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे माना था कि a और b में एक के अलावा और कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे a और b दोनों कितने से विभाजित हो रहे हैं, 27 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में एक ऐसा वैनिष्ठ गुणनखंड है जो 27 से विभाजित है। और 27 से विभाजित दोनों का HCF कितना हो गया, 27 हो जाएगा। तो 27 हो जाए तो इसका उल्टा हो रहा है, हमारा विरोध हो रहा है। तो अगर विरोध हो रहा है तो हमारी जो 3√3 है वो कैसी हमारी अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और दिक्कत हो दोबारा समझ लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो भी सेम इसी की तरह है, बस इसमें क्या था 3√3 था, उसमें √2 करके दे रहा है केवल, शायद √5 है, √5 सॉरी। केवल सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो उसे देखते हैं। तो मानेंगे इसमें माना √5 एक परिमेय संख्या है। 11 मिनट में वीडियो बनी। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तब क्या होगा, परिमेय संख्या का स्थिति सारी हमारी a/b हो जाएगी हमारी ये, यानी जहां a और b में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब क्या होगा, ये समीकरण नंबर x दे दो इसको भी। तो √5 बराबर a/b, दोनों पक्षों का प्रोसेस पूरी वही है जो पहले क्वेश्चन में थी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। √5 का वर्ग कितना होगा 5, a²/b², कैंसिल करेंगे तो a² बराबर 5b²। फिर वही बात लिखी जाएगी, a² बराबर कितना आ गया 5b²। अतः a² 5 से विभाजित है, तब क्या होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। अगर a भी 5 से विभाजित तो कुछ मान लेंगे हम, तो a बराबर कितना मानेंगे हम 5c, a बराबर 5c हो गया हमारा। अब इसको किस में पुट करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में, पुट इन फर्स्ट, सॉरी समीकरण नंबर 1 ये होगा, पुट इन फर्स्ट। तो 5c² इक्वल टू 5b², 5 का वर्ग 25 बराबर 5b²। ये गुणा में इधर किसमें पहुंचेगा, भाग में 5 बार, तो 5c² बराबर 5b²। यही कंडीशन यहाँ बनेगी। तो लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाजित है, तब b भी 5 से विभाजित होगी। अगर b 5 से विभाजित है तो कह देंगे अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
कितना है, 5 का है, 5 है। अतः हमें समीकरण 1 x का विरोधाभास होता है। विरोधाभास हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका मतलब है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन दो क्वेश्चन हमारे, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा थ्योरी टाइप में क्वेश्चन है सारे सब ये कि √5 पहले मानेंगे परमेय संख्या है। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या कैसी होती है, a/b या p/t के रूप में, a/t मान लिया। हमारे माप यहाँ पे मानेंगे हम कि a और b में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है तो दोनों पक्षों वर्ग कर लेंगे, तो a स्क्वायर कितना है, 5b²। अगर a स्क्वायर 5b² तो इसका मतलब ये कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो तो a भी 5 से विभाजित होगा। अगर a भी 5 से विभाजित है तो a वाला कुछ मान लेंगे 5c या 5d कुछ ही मान लेना यहाँ पे। तो वो यहाँ पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, वहाँ से ये निकलेगा, ये भी हो जाएगा। फिर a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कितना हमारा 5 है। क्यों, क्योंकि b भी 5 से विभाजित हो रही है और a भी 5 से विभाजित हो रही है। तो हमें समीकरण x का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए √5 कैसी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 मिनट हो गया। 3 + 2 √5। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें बार बार ये सिद्ध नहीं करना है कि √3 √5 अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √3 √2 √5 √7 ये सब कैसी हमारी अपरिमेय संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं अगर उनके ऊपर √ लग जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। चलो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे फिर। तो मान लेंगे सबसे पहले इसको भी हम, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या तो क्या होगा हमारा, 3 + 2 √5 कितना आएगा, a/b। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a और b में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब क्या होगा, तो इसको फिर लिखेंगे हम 3 + 2 √5 = a/b। हम क्या करेंगे, वर्ग हम जब ही करते हैं जब √ वाला पद एक तरफ हो और बिना √ वाले पद एक तरफ हो। अगर हम ऐसे हम वर्ग कर देंगे तो √ फिर भी हमारा रह जाएगा। तो ये प्लस का अगर किसको पहुंचेगा, माइनस का, a/b - 3। इसके नीचे 1 मान लेंगे हम, 2 भिन्नों को हल करेंगे, लास्ट कितना आएगा b, a - 3 भी बन जाएगा। यहाँ पे ये गुणा में इधर किसमें पहुंचेगा, भाग में, तो √5 a - 3b/2b। अब इसके आगे हमें वर्ग कुछ नहीं करना। अगर वर्ग करेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखना होगा बस। इसमें मैंने पहले बोला सवाल पूरा हमारा ये √ वाले जितने भी होंगे सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जा जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a - 3b/2b या 1/2 a/b - 3 एक परमेय संख्या है। ये हमारी कैसी संख्या है, हमारी परमेय संख्या है। जो ये है हमारी कैसी संख्या, परमेय है। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी हुई है। तथा
और हम जानते हैं कि √5 क्या संख्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पता है √3 √2 अभी सिद्ध कर चुके हैं हमारी अपरिमेय संख्या होती है, तो √5 भी हमारी कैसी होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये तो ऐसा हो सकता कि ऐसा हो नहीं सकता कि √5 हमारी कैसी हो जाए परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम कह देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो ये हमारी परिमेय संख्या है ये हमारी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है। अपरिमेय कभी परिमेय नहीं बन सकती, लेकिन कभी कभी परिमेय भी अपरिमेय बन जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है, लेकिन इसको परिमेय नहीं बोलेंगे। तो अगर ये अपरिमेय है तो ये पूरी कौन सी हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लेना, उसमें सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरी तरह हो जाएगा। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल हमारी 1D स्टार्ट होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन ना आए या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।